जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से लॉजिक साइंस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों हम विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं उनके बारे में हम रोज बात कर रहे थे। दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है जो आज पढ़ेंगे हम वो जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज का 5वां चैप्टर है। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज का 5वां चैप्टर है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपका एक छोटा भाई हूँ, और वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक प्रकार का है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक प्रकार है। दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे तब तक उसका आंसर आप नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझना अति आवश्यक है। चाहे क्वेश्चन को एक बार नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से समझो और फिर उसका आंसर दो। क्वेश्चन है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए द्रव, ऑप्शन नंबर बी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड बात दोस्तों प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है द्रव भाग और एक होता है ठोस भाग। ठोस भाग को रक्त कणिका कहा गया था दोस्तों। इस रक्त कणिका में हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ पढ़ी थी दोस्तों। जो द्रव भाग था दोस्तों ये था 55% और जो ठोस भाग था दोस्तों ये था 45%। 45% में दोस्तों रक्त कणिकाएं थी जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ा था। और दोस्तों ये 55% जो भाग था, इस 55% भाग तो दोस्तों मैंने प्लाज्मा कहा था। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों ब्लड होता है, इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, एक द्रव और एक ठोस। दोस्तों जो द्रव भाग होता है वो 55% होता है और उसे प्लाज्मा कहा गया था, और जो ठोस भाग होता है वो 45% होता है दोस्तों, और इसे मैंने रक्त कणिकाएं कहा था। और रक्त कणिकाओं में दोस्तों मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ाया था। मैंने दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि प्लाज्मा रक्त का एक घटक है। बात सही है, एक प्रकार का है। दोस्तों ये द्रव है, उत्तक है, कोशिका है या मांसपेशी है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्लाज्मा जो होता है ये एक प्रकार का द्रव है। बात क्लियर है? और ये कितना ब्लड का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ब्लड में 55% मात्रा में पाया जाता है दोस्तों द्रव भाग। अब इसके रंग की बात कर ली जाए दोस्तों, इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। इसका जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति की बात की जाए दोस्तों तो प्रकृति होती है क्षारीय। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल बात क्लियर है कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक प्रकार का है द्रव, रक्त में 55% मात्रा में पाया जाता है। इसका जो रंग है दोस्तों हल्का पीला होता है और इसकी प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो गया ना। उत्तक की बात कर लेता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उत्तक ही है दोस्तों। उत्तक से कहा जाता है ये कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। जो कोशिका जब बहुत सारी कोशिका जब समूह बना लेती है तो जो कोशिका का जो समूह होता है दोस्तों, इस कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका आप जानते हो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, या सजीवों की मूलभूत इकाई भी कह सकता हूँ मैं। मांसपेशी आप जानते ही हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक प्रकार का है। तो दोस्तों क्या है? एक प्रकार का द्रव है। कब आया था दोस्तों ये? आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है
कि मानव रक्त का जो पीएच होता है उसका अनुमानित मान क्या है। अगर आपको यही पता नहीं कि पीएच मान होता क्या है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान होना ज़रूरी है कि पीएच होता क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पीएच होता है, पीएच एक स्केल होता है और पीएच स्केल की खोज दोस्तों 1909 में एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने पीएच स्केल की खोज की थी। दोस्तों इस स्केल का जो कार्य होता है ये विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। जो विलियन होता है, इस विलियन में ये पीएच स्केल क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का कार्य करता है पीएच स्केल। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं दोस्तों तो ये जो पीएच स्केल होता है ये अम्ल व क्षार का पता लगाता है। अम्ल व क्षार का पता लगाता है या अम्ल व क्षार को पहचानता है। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कर लेता हूं, जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल और क्षार होता है दोस्तों, ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। एक ट्रिक है दोस्तों अम्ल, अनिल छालानी। एक ट्रिक कौन सी है दोस्तों? अनिल छालानी, आप जानते भी होंगे पहले से, अनिल छालानी। यानी अम्ल है जो नीले लिटमस पत्थर को तो लाल कर देता है और जो क्षार है दोस्तों ये क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ये बात क्लियर है, आप जानते होंगे बहुत सारे। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन पर दोस्तों कि मानव रक्त का जो पीएच का जो मान होता है क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पीएच स्केल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल होता है, ये इसकी खोज दोस्तों 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, अम्ल व क्षार को पहचानने का कार्य करता है। दोस्तों इस पीएच स्केल पर क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, बीच में 7 होता है। अगर 7 किसी विलयन का पीएच मान है तो वह उदासीन होता है और 0 से लेकर के 6.9 तक आ जाए दोस्तों तो वो होता है अम्ल, और 7.1 से लेकर के अगर 14 तक आ जाए दोस्तों तो वो होता है क्षार। 7.1 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है दोस्तों और 6.9 से 0 की ओर आने पर दोस्तों अम्लीयता बढ़ती है। बात क्लियर है? यह रहा दोस्तों पीएच स्केल। अब बात कर लेता हूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में कब आया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं तो एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जेपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बीएसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आरआरबी जो एनटीपीसी है दोस्तों, इस एनटीपीसी में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप जान सकते हो कितनी एग्जामों में आया है, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान होता कितना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मानव रक्त का जो अनुमानित जो मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, कब की थी, कार्य क्या है इस पीएच स्केल का, और मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान कितना होता है। इसका ऑप्शन कितना होगा? 7.4। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है। दोस्तों राइनोस्कोप यह क्वेश्चन में दिखाया हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो राइनोस्कोप होता है, ये राइनोस्कोप एक प्रकार का उपकरण है। दोस्तों एक पतली ट्यूब होती है और ये पतली ट्यूब के आकृति के समान होता है दोस्तों राइनोस्कोप। और राइनोस्कोप का जो किसकी जांच का करने का एक उपकरण है, तो मैं आपको बता दूं, जो राइनोस्कोप होता है इसके द्वारा जो नाक होती है, नाक और गले की जांच की जाती है दोस्तों इस राइनोस्कोप के द्वारा, साथ ही साथ में गले के भी जांच की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो राइनोस्कोप है ये किसकी जांच करने का एक उपकरण है, तो नाक व गले की जांच करने का एक उपकरण है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, जो आरआरबी की है, रेलवे की जो एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी 2017 में, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए किस तरीके से घूम घूम कर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है, कोई अलग नहीं है। रक्त में सफेद रक्त कण
फिर वह आगे डॉट डॉट दिया हुआ है दोस्तों आपको, फिर आगे डॉट डॉट दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है रक्त में सफ़ेद रक्त कण। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सफ़ेद रक्त कण है इसका मतलब क्या होता है। तो जो ब्लड होता है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ब्लड में दोस्तों 45% मात्रा में रक्त कणिकाएं पाई जाती है जो कि ठोस भाग था। रक्त कणिकाएं जो कि ठोस भाग था, बात क्लियर है। इसमें मैंने बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने ब्लड में पढ़ी थी, बात क्लियर है। तो दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी यही है, डब्ल्यूबीसी को इस सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इस डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और दोस्तों इसे लैटिन भाषा में एक शब्द और है, इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जिसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो अब डब्ल्यूबीसी का नाम सुनते ही बहुत सारे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, लेकिन दोस्तों को होता क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको ध्यान कम रहता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कण। अब दोस्तों ये तो था रक्त में सफ़ेद रक्त कण और डॉट 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 आगे हुआ था। इसमें ऑप्शन थे प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है, पोषण तत्वों को ले जाता है, शरीर को संक्रमण से बचाता है, खून जमने में मदद करता है। तो दोस्तों इसमें आरबी जो सफ़ेद रक्त कण है, कणिकाएं हैं, जो डब्ल्यूबीसी है, जो ल्यूकोसाइट जो ल्यूकोसाइट है, इस ल्यूकोसाइट का कार्य दिया हुआ है ऑप्शन में। तो दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करती है, ये डब्ल्यूबीसी करती है दोस्तों। और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा की भी बात करूँ तो अस्थि मज्जा में भी ये होता है दोस्तों, पीली अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में। कौन सी अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, ये शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। ये क्वेश्चन था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों आपका वही आरआरबी एनटीपीसी 2017 में। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। हर रोज जो मैंने क्वेश्चन पिछले भी लेके आया हूँ दोस्तों, वो भी किसी न किसी एग्जाम से संबंधित थे, वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे दोस्तों। उसी तरीके से आज मैं कि एक बार बता ही देता हूँ बच्चों को कि ये क्वेश्चन जो मैं लेके आता हूँ वो कौन सी एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैंने आपको बताया था कि रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण है दोस्तों, शरीर में संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के अंग को आत्मघाती बेग कहा जाता है दोस्तों। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, ऐसा कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है या आत्मघाती बेग कहा जाता है। लाइसोसोम को, राइबोसोम को, डिक्टोसोम को, फेगोसोम को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है, दोस्तों वो होता है लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों डी डुबे ने। बात क्लियर है। तो होता क्या है दोस्तों लाइसोसोम में, जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के बारे में चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। ये जो हमारा लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम भरा रहता है और उस एंजाइम को कहा जाता है दोस्तों जल अपघटनी एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहा जाता है, जल अपघटनी एंजाइम। या फिर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं दोस्तों तो इसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दोस्तों लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम में एक एंजाइम भरा रहता है, इसे जल अपघटनी एंजाइम भी कहा जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है, जैसे कोशिका में कोई ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो कि विषैले, जो कि खतरनाक होते हैं कोशिका के लिए। तो दोस्तों उन खतरनाक जीवों को नष्ट करने के लिए लाइसोसोम एक कोशिका का एक अंग होता है। इस लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम होता है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो उपस्थित होता है, ये क्या करता है दोस्तों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है।
कभी कभी होता है क्या है दोस्तों, जो लाइसोसोम की जो थैली होती है, ये लाइसोसोम की थैली कोशिका के अंदर फट जाती है, जिससे दोस्तों सारी कोशिका है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों इसे कोशिका का एटॉम बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? एटॉम बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का एटॉम बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का एटॉम बम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में दोस्तों जल अपघटनी एंजाइम या फिर दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है, जो कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में सहायक करता है। तो कभी कभी होता है क्या है कि जो लाइसोसोम की जो थैली होती है ये फट जाती है, जिससे कि ये जल अपघटनी एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के अंदर चला जाता है और दोस्तों सारी कोशिकाओं को ये नष्ट करने का कार्य करता है। क्योंकि जल अपघटनी एंजाइम बहुत खतरनाक होता है, इसलिए सारी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, वो है राइबोसोम। अब भाई राइबोसोम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। राइबोसोम की दोस्तों खोज की थी वो की थी पेलाडी नामक वैज्ञानिक था, उसने की थी दोस्तों। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों जो कोशिका में जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो इस राइबोसोम में होता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और दोस्तों इसे कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है दोस्तों। ईंधन नहीं, कोशिका का इंजन। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हुई कि भाई कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है दोस्तों वो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने अभी आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों कोशिका है, अंग है, उत्तक है या फिर नाभिक है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2017। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में नहीं दोस्तों, 2016 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। और जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका। अब दोस्तों कोशिका के बारे में चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी बहुत आपसे, क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ। दोस्तों जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज की थी दोस्तों 1665 में। एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है रोबर्ट हुक। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? रोबर्ट हुक। दोस्तों उसने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? निर्जीव कोशिका की खोज की थी। और किसमें की थी दोस्तों? इसने जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, इसे कोर्क भी कहा जाता है, उस लकड़ी का टुकड़ा में दोस्तों इसने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको राइट आंसर देना है कि 1665 में रोबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, सजीव कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। दोस्तों इसने सजीव कोशिका की खोज की थी। दोस्तों मनुष्य के अंदर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो ध्यान रखना जो मनुष्य होता है, इस मनुष्य के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है, छोटी की बात करूं तो शुक्राणु होता है। बड़ी की बात करूं दोस्तों तो जो बड़ी होती है वो होता है अंडाणु, ठीक है। और लंबी की बात की जाए दोस्तों तो लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में दोस्तों सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, सबसे बड़ी होती है दोस्तों अंडाणु होती है, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है दोस्तों वो होती है तंत्रिका कोशिका। वैसे बाहर बेसिकली देखी जाए दोस्तों तो सबसे जो छोटी जो कोशिका होती है, संसार में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की कितनी होती है तो दोस्तों 0.1 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए दोस्तों तो संसार में जो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है
जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इस शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, चौड़ी होती है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो दोस्तों मैंने कोशिका के बारे में आपको अच्छे से समझाया। अब क्वेश्चन का ध्यान रखना है आपको, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। दोस्तों मैंने बताया था कि जो कोशिका होता है, इस कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है, और उत्तक दोस्तों दोस्तों कोशिका जब समूह बना लेती है तो उत्तक बन जाता है, और उत्तक जब समूह बना लेता है दोस्तों तो अंग तंत्र बन जाता है, अंग बन जाता है। और दोस्तों अंग जब समूह बना लेता है तो अंग तंत्र बन जाता है, और अंग तंत्र जब समूह बना लेता है दोस्तों तो मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है। दोस्तों यह आया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है। दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है आपसे कि डीएनए की फुल फॉर्म होती क्या है। दोस्तों डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ऑप्शन नंबर भी था डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है। तेजी से मत चलो, ये भी गलत है। और मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान में आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है दोस्तों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। दोस्तों दूध होता है हमारा, दूध से दही जमता है तो उसके बीच में एक कारण होता है। दोस्तों कारण नहीं, एक तरीका का एक बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम पूछा हुआ है आपसे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का ये मतलब है, ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपको, माइकोबैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और ईस्ट। दोस्तों ईस्ट एक कवक होता है, इसे फंगस भी कहा जा सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों एक प्रकार का जो बैक्टीरिया है दूध को दही में जो जमने का कारण होता है दोस्तों वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट नहीं है, और स्टेफाइलोकोकस नहीं है, और दोस्तों माइकोबैक्टीरिया भी नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण होता है दोस्तों वो लैक्टोबैसिलस होता है। और यह आया था दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। जो एनटीपीसी की जो एग्जाम होती है दोस्तों, इस एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बात क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन। और दोस्तों ये एसएससी में भी पूछा हुआ था, एसएससी में 2002 में आया था शायद, हाँ 2002 में आया था दोस्तों, एसएससी में 2002 में आया था। बात क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैंने 9वां दिया हुआ है कि लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है, फूल की कली से प्राप्त होती है, पत्तियों से प्राप्त होती है, तना से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लौंग होती है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो लौंग होती है ये जड़ से प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, जड़ से बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। पत्तियों से प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गलत है, पत्तियों से भी प्राप्त नहीं होती, तना से भी प्राप्त नहीं होती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यही है कि जो फूल की कली होती है इससे लौंग प्राप्त होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से पौधे से कौन कौन सी चीज़ प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों एसएससी 2011 में, एसएससी 2011 में पूछा हुआ था, और दोस्तों एसएससी में 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और यह आया था बीएसएससी 2016 में, बीएसएससी 2016 में। ठीक है, तो पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो पत्तों का जो हरा रंग होता है ये प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, लिपिड की उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। दोस्तों जो पौधे होते हैं, जो पौधों के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, ये हरा रंग होने का कारण है दोस्तों क्लोरोफिल। बात क्लियर है? तो दोस्तों आज का टेस्ट हुआ हमारा समाप्त।
अगर ऐसे ही वो टेस्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।